हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसका आज लास्ट चैप्टर है और इसमें मेनली जो है वो मेडिएवल हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर है। जब मुग़ल सल्तनत और कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो रहा था उस समय की इसमें कला है। इसमें मेनली तीन आएगा: मुग़ल सल्तनत, मुग़ल और कुछ क्षेत्रीय राज। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं, मतलब इंडिया का भी कला का मिश्रण हुआ और जो इस्लाम लाए वो अपने भी कला का मिश्रण किए, इसीलिए इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू के बारे में इस चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे मतलब इसके बाद 11th की कोई दूसरा सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। मतलब इस 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ और भारत में भी आया। और वो किस तरह भारत में आए तो सौदागर बन के, व्यापारी बन के, धर्मगुरु बन के और यहाँ पर मतलब विजेताओं के साथ है। और यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर वो लोग का आना जाना चलता रहा। वैसे तो ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेश में इमारतें बनने लगे थे, मतलब उस टाइप की इमारतें बन रहे थे। लेकिन जब तुर्कों का आगमन हुआ 13वीं शताब्दी में तो इस तरह का जो इंडो इस्लामिक के वास्तुकला जो इमारतें बनने लगी वो कुछ ज़्यादा बनने लगी। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 12वीं शताब्दी तक आते आते भव्य इमारत बनने लगा और पूरी तरह से मतलब अब इंडो इस्लामिक पूरा वास्तुकला में दिखाई दे रहा था, स्पष्टता थी। भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां उस समय पर लोकप्रिय हो गई, जैसे सहतीर, टोंडो और अनेक खंभों के सहारे छत का निर्माण, चाप, मेहराब, डांट, तोरण आदि का निर्माण। मतलब ये अनेक विधियाँ थी भवन निर्माण में, मतलब ये सब बनाई जाती थी। सहतीर, टोंडो, अनेक खंभे के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डॉट, तोरण। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसीलिए ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों, मेहराबों की जरूरत पड़ी। और मेहराबों को डॉट पत्थर पर चाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डॉट के बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह जगह ज़्यादा हो गई। और मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों, परंपराओं को भी अपने साथ लाई और भारत में जब वो अपना शासन करने लगी तो यहाँ की भी संस्कृतियों, परंपराओं का मिश्रण किया। इसीलिए इन्हें इंडो इस्लामिक संस्कृति में वास्तुकला कहते हैं। और उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में संरचनात्मक तकनीक, शैलियों और साज सज्जा का उपयोग किया और सबका मिश्रण करके इसे इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक भी कहते हैं और इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। हिंदू धर्म मानते हैं कि जो ईश्वर है वो हर जगह व्याप्त है, लेकिन जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं वो बोलते हैं अल्लाह एक ही है और वो है मुहम्मद साहब पैगंबर। बल्कि हिंदू धर्म कहता है कि हर जगह प्रतिमाएं बननी चाहिए, हर जगह भगवान मतलब ईश्वर हैं। और जो मुस्लिम जो है किसी मूर्ति को मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति नहीं बनाते हैं। हिंदू में किस तरह चित्रों को मंदिर में उतारा जाता है उस तरह मुस्लिम को सजीव रूप में किसी प्रतिकृति नहीं बनाते थे। और उन्होंने जो इमारत बनाते थे उस पर प्लास्टर या पत्थर का अरबस्क यानी बलबूटे का काम ये करते थे और ज्यामितीय प्रतिरूप का सुलेखन मतलब अच्छी तरह से उसको सजाया जाता था। उस पर अरबस्क फूल पत्ती जैसे उस पर डिजाइन बनी होती थी। ज्यामितीय आकार की वो संरचना होती थी। संरचनाओं के रूपकार। अब इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहानी अब मतलब आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन हुआ उस समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों धर्म का वास्तुकला विद्यमान हुआ। मतलब धार्मिक भी बन रहे थे इमारत, तो धर्मनिरपेक्ष दोनों वास्तुकला विद्यमान था। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के बड़े और छोटे भवन जोड़े जाने लगे। जैसे
रोज़मर्रा की इबादत के मतलब प्रार्थना गृह होता है ना, तो वो लोग इबादत कहते हैं। तो इबादत के लिए मस्जिद क्या होता है, उसमें प्रार्थना किया जाता है। तो इबादत के लिए मस्जिद, जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय, कारवा सराय, कोस मीनार इत्यादि लोग का वास्तुकला बनाई इस तरह बनाते थे, जिसमें आता था मस्जिद, जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें। और विश्व की अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकला भवन ऐसे बनाए जाते थे। ऐसे मतलब ये लोग कौन बनाते थे, जो शासक वर्ग है वो, और नहीं तो जो धनी है, विद्वान है, धनी है, वही बना सकते हैं ना, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं होती है। शाहजहाँ मुमताज़ महल के लिए जो ताजमहल बनवाए वो शासक थे इसीलिए बनवाए, आज कोई नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं बनाएगा। तो धन इकट्ठा हो गया था, इसी कारण उन्होंने ऐसा मतलब उनके परिवार सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियाँ ग्रामीण सम्राट वर्ग और किसी पद के अनुयायीगण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला जो थी वो सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव से भी स्पष्ट, मतलब इंडो इस्लामिक में तुर्की, सीरियाई की भी वास्तुकला दिखाई देते हैं। उन्होंने अलंकारिक शैलियों तथा सोंचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों की सौंदर्य अनुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब दूसरे देश में उस समय उतना धर्म, जिस समय यहाँ पर मध्यकाल था उस समय जो समकालीन देश में उस समय धर्म को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि यहाँ दिया जाता था, यहाँ पर महत्वपूर्ण था। और उन्होंने भी दूसरे वास्तुकलात्मक तत्वों को भी अपनाया। फिर हम देखते हैं इंडो इस्लामिक शैली की प्रकार। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा कैसी थी। परंपरा की दृष्टि से वो लोग जो वास्तुकला थी कई श्रेणियों में बटी हुई थी, जिसमें शाही शैली मतलब जो मध्यकालीन में जो जो कला पढ़ते वो कितने मतलब कौन कौन सी कला कितने चरणों में कला का विकास हुआ। तो पहली थी शाही शैली जो जिसमें दिल्ली सल्तनत आती है। फिर प्रांतीय शैली जो क्षेत्रीय राज्य था, मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, ये राज्य आ जाएंगे। फिर मुगल शैली जैसे दिल्ली, आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली जैसे बीजापुर, गोलकुंडा। मतलब 3 तरह के शैली, शाही शैली सल्तनत और कुछ क्षेत्रीय राज्य, मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, और मुगल शैली में आगरा और लाहौर, दिल्ली का मतलब ये, और दक्कन शैली में बीजापुर और गोलकुंडा। ये वास्तुकला इतने मतलब हमको पढ़नी होती है, इतने शैलियों में वास्तुकला का विकास हुआ, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। फिर आमेर का किला, ये देखिए जयपुर में, उदारता पूर्वक ग्रहण और प्रभाव। प्रांतीय शैली में हम लोग देखें बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला का अलग माना जाता है। मतलब बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला एक नहीं है, बंगाल की वास्तुकला और जौनपुर की वास्तुकला अलग है। गुजरात की वास्तुकला की एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था। गुजरात का अलग वास्तुकला था, उसमें संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं मतलब उसमें जो वास्तुकला जो भी बनवा उसमें प्रभाव पड़ता था। मकबरों, मस्जिद का, दरगाहों के क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व उसमें मिलते थे, जैसे तोरण, मेहराब, सरदल, लिंटन, घंटी और जंजीर जैसे मिलते हैं। उत्कीर्णित फलक जिसमें वृक्ष उकेरे गए थे। ऐसे इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह के रूप में साज सज्जा में मुगल अकबरों से भी प्रभावित किया। मतलब ये कला मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते थे, सबका मिश्रण हो जाता था थोड़ा उनका ये मतलब कला ये तत्व अपना लिए तो कभी इस तरह मिश्रण होती रहती थी। अंशजात्मक स्वरूप, इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गजकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था तो उनमें रंग भरे जाते थे। डिजाइन जो है उस तरह मतलब फूल बनाए जाते थे और इसमें रंग भरे जाते थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों में भी लगते थे, जैसे ईरान में लगते थे। चापों, मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे।
दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों मतलब ज़्यादा फूल मतलब इस्लामिक जो वास्तुकला था उसमें मनुष्य और जानवर की चित्र नहीं बनती थी, जबकि फूल पत्तियाँ का ज़्यादा प्रयोग होता था। चतुष्कोणीय आकार की वृक्ष फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों की अनेक मिश्रित नमूनों में काम लाया जाता था। फिर 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में गुंबद दीवार पे भी टाइल्स लगाई जाती थी, टाइलें लगाई जाती थी और उन पे लोकप्रिय रंग कलर लगाई जाती थी, जैसे नीला, फिरोजी, हरा और पीला। और सतही सजावट के लिए खास तौर दीवारों के हाशिए के लिए चरखाना या चौपर पच्चीकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभी भीतरी दीवारों पर और लाजवर्द मनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी अरबस्क एक टाइप का मतलब लत्ती वाला फूल टाइप का रहता है, उस तरह सजाया जाता था संगमरमर की दीवारों पे। और बलबुट्टे के काम सुलेखन मतलब सुलेखन का से सजाया जाता था। ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्ण शामिल थे। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता था, मतलब जाली दिया जाता था और उसमें उभारदार उत्कीर्ण त्रिआयामी दिखाया जाता था, 3 डायमेंशन मतलब चित्र दिखाया जाता था। चापे मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी, मतलब चापे जो थी मेहराब और सादी थी, कभी कभी ऊंची और तीखी भी थी। 16वीं सदी में जब हुआ तो चापे जो थी तिपुलिया या बहुत से बेल बूटा वाले बनाए जाने लगी। जो चापे पहले सादे थी वो अब बेल बूटे वाली बनने जाने लगी। चापों के स्कंद गोल आभूषणों या उभारवा नक्काशी से सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों एवं छोटी छोटी मीनारों का मिलाजुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। कमल का पुष्प का नमूना धातु या पत्थर का कलश होता था, इस तरह फूल का डिजाइन बनाता था। ये पितरादुरा मतलब पितरादुरा का भी काम किया जाता है था, फूल जैसा ही रहता है। देखिए ये आगरा में पितरादुरा का काम किया हुआ है। भवन निर्माण की सामग्री क्या थी तो देखते हैं। भवन निर्माण के लिए सबसे जो मसाला लगता था वो रोड़ी, कंकड़, चिनाई का मिलावन था और सभी भवनों को मोटी बनाई जाती थी और दीवारों पर चुन्ने लिपी जाती थी और उन्हें पत्थर के चौके जड़े होते थे और उनमें बहुत से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे अस्टफिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था, मतलब विभिन्न रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, संगमरमर का प्रयोग किया जाता था, टाइले का प्रयोग किया जाता था और इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण में मुख्य बात यह है कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। फिर किला और दुर्ग देखते हैं। किला और दुर्ग बनता था उस समय मतलब बड़ी संख्या में। ऊंची मोटी दीवार बनती थी, प्राचीर, फसलें और बुर्जों मतलब बहुत बड़े बुर्ज बनते थे, जैसे बुर्ज खलीफा है ना, उसी तरह विशाल दुर्ग बनते थे। और किला बनाना मध्यकालीन भारतीय जो राजा थे, राजघराने थे, उनकी विशेषता थी। उन शान शौकत से अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े दुर्ग बनवाते थे, बड़ी बड़ी भित्ती मतलब एक जो महल होता था उसमें कितना सारा दीवार बना रहता था, कितना ऊंचाई वाला। दुश्मन एक पर प्रहार करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर वहाँ पर लड़ाई करना पड़ेगा सैनिकों से, फिर प्रहार करेगा। इस तरह बड़ी बड़ी मतलब दुर्ग बनाए जाते थे दीवार, क्योंकि आक्रमणीय सेना द्वारा उनके कब्जे कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुत्वता उनसे छीनी जाती थी। शिकार मतलब और विजेता राजा आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़ आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबंद, गोलकुंडा में पाए जाते, मतलब इस तरह क्षेत्रीय राज्य जो थे वो बनवाते थे और उनको देखकर लोग दर्शक जो है मतलब उनकी कल्पना शक्ति का कुंठित पर दिखाई देती थी। दुर्गों का निर्माण पहाड़ी की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था
और इतनी ऊंचाई की क्यों बनी होती थी? तो इन्हें तो एक ऊपर चढ़कर आसपास के क्षेत्रों को देख सकते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सामरिक महत्व रखती थी ये ऊंचाई। उनमें आवास और दफ्तरगारी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी। मतलब ये जो दीवार दुर्ग थी उसके अंदर बहुत खाली सी जगह रहती थी। ऐसे ऊंचाइयों पर बने किलों और भी कई फायदे थे। किलों के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक घेरे बनाए जाते थे। बताया ना, एक के बाद एक दीवार खड़े किए जाते थे, और फिर जो बाहरी दीवार को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई करनी होती थी। दौलताबाद के किलों में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे उसके प्रवेश द्वार पर दूर दूर तक टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिनमें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खुलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनमें दूसरा किला पहले किला की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था, और उन्हें उस पर पहुँचने के लिए भूल भुलैया रास्ता का पार करना पड़ता था। भूल भुलैया में एक गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों के चक्कर में डाल देता था, और सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिरकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। ये दौलताबाद में किला ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी। शत्रु को ग्वालियर का किला फिर है, तो इसे भी अज्ञेय माना गया है। मतलब उसमें भी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट और उन पे चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों के लिए किया जाता था। बाबर तो वैसे हिंदुस्तान की बहुत से चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, पर वो भी मतलब बाबर जो मुग़ल काल जो बाबर के आगमन से स्टार्ट होता है, तो उन्हें यहाँ की कला में कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दी हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने भी ग्वालियर के किलों को देखकर भयभीत हो गए। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय और वीरता के स्मारक स्तंभ एवं शिखर है। इनमें अनेक जलाशय है। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ साथ अनेक वीरगाथा, मतलब चित्तौड़गढ़ की किला है अभी, मतलब शासकों का बहुत बड़ा था, और इनमें बहुत लोग पूरे शासकों की कहानियाँ, सेनापति सैनिकों की वीरगाथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और यहाँ के नर नारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। और यहाँ की एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो राजमहल के अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभाव की बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संयोग रखा है। फिर मीनार देखते हैं। देखिए 4 मीनार है दौलताबाद का। स्तंभ या गुंबद का एक जो पहले स्तंभ या गुंबद बनता था, उसका एक अन्य रूप जो है मीनार है। मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। मध्यकाल में सबसे प्रसिद्ध आकर्षक मीनारें थीं। दिल्ली का एक कुतुब मीनार है, और दौलताबाद के किले की चांद मीनार, एक कुतुब मीनार और एक चांद मीनार दौलताबाद में। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अंजान लगाना था। मतलब इतना बड़े किस लिए किया जाता था? तो इबादत के लिए, अंजान लगाने के लिए मीनारों का उपयोग किया जाता था। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई आकाश शासक की शक्ति का भी प्रतीक होता था, और उनके विरोधियों के मन में भय पैदा करने के लिए ये जरूरी होता था, चाहे वो विरोधी शरणार्थियों या किसी अन्य धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजादीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है, और 13वीं शताब्दी में मीनार बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 234 फीट है। इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर पतली और संकरी होती चली जाती है। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर जो दिल्ली का कुतुब मीनार बना है, और लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह शिलालेख है, इसमें कई शिलालेख और फूल पत्तियों के बने हुए हैं। चांद मीनार जो 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी, 210 फीट है ये वाली।
इनकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। यह भी आंडू रंग से पुती हुई है। इसकी बाहरी भाग कभी पक्की हुई टाइलों की बनी द्विरेखीय सजावटी और बड़े बड़े अक्षरों की खुदी कुरान की आयत, मतलब कुरान का जो आयत होता था ना, इसमें खुदाई किया जाता था। यह मीनार ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, चांद मीनार दौलताबाद का। और इनके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय कला का भी इसमें प्रभाव दिखाई देता है। इसमें हाथ है ईरानीय, स्थानीय और दिल्ली। फिर मकबरे के बारे में देखते हैं। मीनार देख लिए, किला देख लिए, मकबरा देखते हैं। शासक जो थे, शाही परिवार के लोग कब्रों पर विशाल, मतलब जो किसी का मृत्यु हो गया तो कब्र पर विशाल मकबरा बनाते थे। मध्यकालीन भारत में एक लोकप्रिय रिवाज था और सबसे ज़्यादा बढ़िया जो सुप्रसिद्ध उदाहरण है वो दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित अकबर और इमादतुल्लाह के मकबरे। अब्दुल रहीम खान खाना और इमादतुल्लाह का भी मकबरा प्रसिद्ध है। मकबरा का यह सोचकर बनाया जाता था कि वह मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पे सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहां हर तरह की ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर, मतलब मकबरों को निर्माण स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता था, जन्नत प्राप्त होगी। शुरू में इस मकबरों के दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, लेकिन आगे इसमें बाग बगीचे भीतर या किसी जलाशय, जैसे ताजमहल है ना, वो भी ताजमहल मकबरा ही है। बाग बगीचे के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाए जाने लगे, जैसे कि हुमायूं के मकबरे और ताजमहल में भी मिलते हैं, हुमायूं के मकबरे और ताजमहल में। और इनकी यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शान और शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना था। जो मर गए उसको अच्छी तरह जिंदगी मिले और शासक का भी शक्ति प्रदर्शन हो। फिर सराय क्या था? मध्यकालीन में भारत में एक सराय बनाने की परंपरा थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास कहीं कहीं सराय बनाई जाती थी। इसमें वर्गाकार और आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और इसमें मतलब सराय ठहरने वाला स्थान था। विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, सौदागर, व्यापारी यहाँ आते थे और ठहरते थे और ये आम लोगों के लिए होती थी। ये विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें आते थे। सराय में ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म के अनुयायी आते थे, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए लोग आते थे और इकट्ठा होते थे, अपने अपने विचारों, सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों का आदान प्रदान करते थे। फिर तो ये शासक का देख लिए, लोगों की इमारतें देखते, लोगों के लिए इमारतें। मध्यकालीन भारत के वास्तुकलात्मक कैसी अनुभव राजवाड़ी और शाही परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के अन्य वर्गों तथा सार्वजनिक और निजी तौर पर भी भवन बनाए जाते थे, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, खानाकाह, दरगाह, स्मृति द्वार, भवन के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल होते थे। फिर क्षेत्रीय राज्य का देखे थे मांडू के बारे में देख लेते हैं। मांडू का यही है। होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल। मांडू नगर एमपी में है और इंदौर से वो 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है, मतलब बहुत अच्छी तरह से अभी सुरक्षित है। इसकी विशेषता यह है कि परमार, राजपूत, अफगान और मुगलों ने इनका आवास स्थान बनाया था, इसलिए ज़्यादा संरक्षित है ये। अफगान, राजपूत और मुगलों। फिर होशंग शाह द्वारा 1401 से 1461 ईस्वी में गौड़ी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर को काफ़ी मशहूरी पाई। गौड़ी राजवंश की राजधानी बनी हुई थी मांडू। और इसके बाद इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से भी जुड़ा रहा।
मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे मांडू में। उस समय मांडू सरकारी रिहायशी तथा आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। मतलब इनमें विभिन्न रूपों का मिश्रण था ये। अपने आकार, विशालता और सामरिकता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापाकार मंडपों के रूप में थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया जाता था। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला का अनेक उदाहरण था। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई। रिहायशी इमारतें सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुस्तों पर टिकी हुई हैं। यह सुल्तान की दीवाने आम था, जहां आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन देता था। हिंडोला महल दीवाने आम था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। फिर जहाज महल शानदार 2 मंजिली इमारत थी, जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है, इसीलिए इसे जहाज महल कहते हैं। ये 2 जलाशयों के बीच स्थित है और इसकी छत, बरामदे, बारजे, मंडप पानी भरे लटके हुए हैं, मानो पानी पर लटके हुए हैं। और जहाज महल को किसने बनवाया था? तो गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वह ऐशो आराम और मन बहलाव के लिए जनान खाने के तौर पे इसे इस्तेमाल करते थे। इसमें नहर और नालियाँ हैं और छत पर तरन ताल बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर का बना हुआ है, यहाँ जहाँ से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन के चारों ओर बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए हैं। फिर एक है मदरसा, जिसे अशरफी महल कहा जाता है। उस समय खंडहर का हालत में सुनसान, इस समय जो है वो खंडहर बना हुआ है। होशंग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद, संगमरमर की जाली का काम, रियोडियो प्रांगण, मीनारे और बुर्जे दिखने लायक हैं। इसे अफगान शैली के पौरस मर्दानी का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसका जालीदार काम, उकेरे हुए टोड़े और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता प्रकट करते हैं। मांडू की जामा मस्जिद जुम्मे, शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है, सुबह की नमाज पढ़ने जाती है इसमें, और इसमें लोग इकट्ठा होकर नमाजियों के लिए बनाए जाए, मतलब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। और इस भीतर जाने के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है। इस पर छोटी एक, जिसकी चोटी पर चिमटा है, गुंबद है। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है, जिसके 3 तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष और जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत के सामने हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। किबला लिवान में बना मिम्बर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका और मेहराब कमल कली की पंखुड़ी जैसी है। यदि स्थानीय परंपराओं की साहसिक उदाहरण देखें तो यह कहा जाता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नज़दीक है। तथापि मांडू की वास्तुकला की तथाकथित पौरसपूर्ण और आडंबरविहीन शैली, जिसमें फर्शी, जालियाँ, उकेरे टोड़े और संरचनाओं का हल्पापन पाया जाता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकलात्मक अनुभव की कहानी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ये ताजमहल का चित्र है, दिल्ली में है, 20 साल तक बना है, 20,000 कर्मचारियों ने बनाया। 1632 में इस स्मारक का निर्माण लगभग खत्म हुआ। इसे शाहजहां ने मुमताज़ महल अपनी बेगम की याद में बनवाए थे। और ये आज कितनी सुंदर है, वो मतलब कितनी कुशलता से बनाया गया था। इनके कलाकारों की ये मतलब उत्कृष्टता दर्शाती है। थैंक यू। ऐसे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हुआ। हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की 2 बुक आती हो, वो वाली इंपॉर्टेंट होती है 11th क्लास की मेनली, तो वहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे और दूसरा सब्जेक्ट। थैंक यू।